जय हिंद साथियों, मैं अवनीश पांडे जी सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, लगातार हम लोग जो है सो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और आप लोग जो है सो अच्छा से प्रेम स्नेह दे रहे हैं, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा रियलाइज हुआ है कि हम जो है एक दिन में दो वीडियो डाल दे रहे हैं तो आप लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज से एक ही वीडियो डाला जाएगा। हाँ, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो जरूर रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पढ़ना होगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो जॉब चाहिए तो पढ़ना होगा, हंसी मजाक अगर चाहिए तो बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे पास जरूर आइए। मजाक देखना हो, कॉमेडी देखना हो तो वहाँ पे जरूर जाइए, लेकिन पढ़ने के लिए मेरे पास भी आइए आप निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था जस्ट तीसरा लेक्चर, आज चौथा लेक्चर है। तो तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख अनुसूचियां और मौलिक अधिकार के बारे में। आज जो हम लोग देखेंगे वह टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि आज हम जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहता क्या है। एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको इंग्लिश में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कह सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें अगर हम भाग की बात करें तो भाग 4 जो है यह हमको बताता है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। लेकिन अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक जो अनुच्छेद है इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। सामान्य तौर पे हमारा जब संविधान निर्मित हो रहा था तो उस समय बहुत सारे मौलिक अधिकार यानी कि 7 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में ऐड किए गए थे। उस दौरान सरकार जो थी हमारी अभी बनी हुई थी और हालत बिल्कुल खराब था। हम लोग को सर्वाइव करना बड़ी मुश्किल था, भोजन कर पाना बड़ी मुश्किल था। उस दौरान भी अगर 7 प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लगता था सरकार को कि ये भी अधिकार संभव है, पर समस्या यहाँ पे थी कि उस समय संभव नहीं थी। तो सरकार ने उन सभी अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाल दिया और इसका कहना था कि जब भी राज्य अपने आप को सक्षम समझे तो वह फलाने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का इस्तेमाल करके जनता को वह अधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य यही था। अब सबसे बड़ी बात इसमें डालने के पीछे क्या था कारण कि आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को दिया जा सकता है। हमने बताया होगा पिछले क्लास में कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट में हम जो है चुनौती दे सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों का हनन के संबंध में। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हनन के संबंध में हम कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार जब अपने आप को सक्षम समझेगी तब वो हमारे लिए यह कानून लाएगी, जब सक्षम नहीं है तो हमारे लिए कानून नहीं लाएगी। अब देखते हैं इसका मूल उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करना। नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य था। इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है और यहाँ पे जो हमारी सरकार ने कोशिश की है या फिर हमारा संविधान जो बना है उसने जो समाज गढ़ने का कोशिश किया है, समाज गढ़ना चाहा है, वह समाज गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, इस तीनों को सम्मिलित रूप में मिक्स करने के बाद जो एक नए समाज का निर्माण होता है, उस तरह के समाज निर्माण करने का जो है उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माताओं का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ और बातें। कुछ वाद हो गया था, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार सिद्धांत पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कार्यपालिका यानी कि जो सरकार चलाती है और न्यायपालिका यानी कि न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो आपको राष्ट्रपति होते हैं। जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको चर्चा हो जाएगी। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है न्यायालिका होती है। तो न्यायालिका और कार्यपालिका दोनों आमने सामने आ गए। आमने सामने किस लिए आ गए? तो आपने देखा होगा पीछे जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे वहां पे हमने आपको बताया था केशवानंद बनाम भारतीवाद। केशवानंद बनाम भारतीवाद यह आपको हुआ कब था? तो 1960 में हुआ था। इस वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह प्रमुख है और इसके लिए मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है।
ठीक है, यह किसने कहा? यह कहा आपको सुप्रीम कोर्ट। अब इसके एंगेंस्ट में, इसके जवाब में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और इस संशोधन के द्वारा जो कार्यपालिका थी उसने संशोधित कर दिया और बोला कि नहीं, मौलिक अधिकार जो है वह श्रेष्ठ है और इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन किया जा सकता है। देख रहे हैं, यानी कि एक टाइम में न्यायालय ने बोला कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत श्रेष्ठ है, उसके लिए मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, और 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा कार्यपालिका ने कहा कि नहीं, मौलिक अधिकार जो है श्रेष्ठ है और उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या है कि झगड़ा को सुलझाया कैसे जाए? तो पुनः न्यायपालिका ने पुनः 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था। 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद के तहत कहा कि नहीं, न्यायपालिका ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों श्रेष्ठ है और दोनों के बीच सामंजस्य बैठा करके शासन सत्ता को चलाया गया। ठीक है, यानी कि न तो नीति निर्देशक सिद्धांत के कारण न्यायपालिका का हनन हो, मौलिक अधिकार का हनन हो, और न ही मौलिक अधिकार के कारण नीति निर्देशक सिद्धांत का हनन हो। दोनों को मिलाकर के जो है आप कार्य कीजिए, देश को चलाइए। ठीक है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और वर्तमान टाइम में वही बात है। मेन जो है, मुख्य जो है वह मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार जो है वह इसके ऊपर भी कार्य करती है। किसके ऊपर? तो आपको जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर। अब इसी दौरान क्या किया सरकार ने? हमने क्या बताया कि राज्य सरकारें जब अपने आप को सक्षम महसूस करेंगी तब वो क्या करेंगी? नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर कार्य करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। अब यहाँ पे हो ये रहा था कि किसी भी देश का अगर सही समाज का निर्माण करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस समाज में एजुकेशन व्यवस्था बेहतर हो। आज के टाइम में जस्ट एक दिन पहले का रिपोर्ट है, सबसे जो संपन्न राज्य है वो केरला घोषित हुआ है। अब जाके देखिए, सबसे बढ़िया एजुकेशन रेशियो केरला का है और सबसे खराब जो है बिहार घोषित हुआ है। सबसे खराब जो है बिहार की एजुकेशन रेशियो है। तो एजुकेटेड होना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस आधार पर क्या किया गया कि आर्टिकल 45, मैं आगे चर्चा करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। आर्टिकल 45 के अंतर्गत कहा गया था कि राज्य सरकारें जब सक्षम महसूस करेंगी अपने आप को तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगी, लेकिन राज्य सरकार इस पे काम ही नहीं करती थी। तो 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया और इसी बात को उठा करके आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया। ध्यान होगा, तो हमने चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार उसका आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, यानी कि ये जो 21 का ए है अब मौलिक अधिकार हो गया। अब तो इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो उस स्थिति में इसमें क्या कहा गया कि राज्य सरकारें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी। और यही कारण है कि आप देखिएगा राज्य ये जो विद्यालय होते हैं उसमें 9th तक कोई पैसा नहीं लिया जाता है। 10th में आपका फॉर्म वगैरह भरता है, एग्जाम होता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, तो 9th तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन एक समस्या और आ गई, ये जो 45 था यहाँ का आर्टिकल जब उठा के यहाँ डाल दिया गया तो ये जगह खाली हो गया। जैसे ही खाली हुआ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या किया कि ऑप्शन रखा कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में जो है तो आज चलती है आंगनबाड़ी केंद्र इसी की देन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान किया जाता है। आप देखिएगा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे हर महीने जांच होता है, बच्चों को जो बूस्टर वगैरह पड़ते हैं, सुई पड़ते हैं, वो दिया जाता है। तो इसी आर्टिकल 45 का इस्तेमाल करके फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है शिक्षा वाला अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए, चूंकि हमने बताया कि इसमें जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें आर्टिकल जो है वह 36 से 51 तक है। तो 36 से 51 तक क्या क्या कौन कौन बताता है आर्टिकल, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल क्या बताता है। आर्टिकल 36 बताता है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या होता है इसकी परिभाषा जो है आर्टिकल 36 देता है। आर्टिकल 37 जो है यह बताता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हमने पीछे तो चर्चा किया कि आप जो है किसी भी कीमत पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर फॉलो नहीं करती है राज्य सरकारें तो आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। यही बात आर्टिकल 37 बताता है। आगे अब आर्टिकल 38 क्या बताता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी, यानी हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ध्यान है, मैंने धार्मिक न्याय की बात नहीं कही थी, क्योंकि पिछले प्रस्तावना जब हमने पढ़ाया था तो वहां भी हमने बताया था कि न्याय हमको केवल 3 ही प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिल सकता है, धार्मिक न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्म को आपको मानने की पूरी आजादी है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल आपका जो है
49 यह क्या बताता है, समान कार्य समान वेतन, यानी कि एक तरह के कार्य के लिए एक तरह का वेतन दिया जाएगा, यह आर्टिकल 49 बताता है। उसके बाद आर्टिकल 49 का ए बताता है समान अवसर के आधार पर न्याय, समान अवसर के आधार पर न्याय, यह आर्टिकल आप लिखते जाइएगा। ये क्या है समान अवसर के आधार पर न्याय? एक्चुअली मान लीजिए किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का केस हो गया है और एक पक्ष जो है वह बहुत पैसे वाला है, दूसरा पक्ष बिल्कुल ही गरीब तबके का है, उसके पास उतने पैसा नहीं है कि वो जो है सो केस सही तरीके से लड़ सके, तो उस दौरान वह जो है न्यायालय में अपने बातों को रख सकता है और बता सकता है कि हम जो है सो सक्षम नहीं है, तो उस समय सरकार जो है उसको वकील मुहैया कराएगी, यानी कि वकील देगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक पैसा नहीं लगेगा। और उस स्थिति में दोनों अब क्या कर सकते हैं, केस आपस में लड़ सकते हैं, समान ताकत हो गया, अब आराम से जो है सो लड़ती है, ठीक है। आर्टिकल 40 बताता है पंचायती राज अधिनियम, यानी कि आज के टाइम पंचायती राज अधिनियम या संवैधानिक संशोधन उसके तहत जो है लागू है। आर्टिकल 41 क्या बताता है कि कुछ विशेष दशाओं में काम करने का अवसर, मान लिए कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है, समझ नहीं आ रहा है, तो उस समय हमको काम करने का मौका जो है सो देगी सरकार। मनरेगा वगैरह जो है इसी के आधार पर कार्य करती है कि बहुत सारे लोगों को अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो उनको रोजगार देने का काम करती है, तो बेसिकली जो है रोजगार इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला 42 कार्य क्या बताता है कि कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा, जो काम आप करवाइएगा, मान लीजिए अब रोजगार दे रही है और रोजगार में ऐसा कार्य करवा दे जो न्याय संगत नहीं हो, यानी कि गैर कानूनी कार्य हो, तो गैर कानूनी कार्य नहीं करवाएंगे, और मानवीय दशा में कार्य हो, मान लीजिए कि महिला वगैरह धोने के लिए नहीं कर देंगे, बात समझ में आ रही है, यानी कि वैसा कार्य जिसको हर मानव कर सकता है उस तरह के कार्य जो है सो प्रदान किए जाएंगे, और मानवीय कार्य जो होगा वो न्याय संगत होगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, जो आप मनरेगा के तहत कार्य देंगे तो ऐसा नहीं कि 50 रुपए जो है सो दिन भर का दे दिए, क्या खाएगा क्या पिएगा, क्या लेके प्रदेश जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है। यानी कि जब उसको किसी प्रकार का कार्य सौंपा जाएगा, कार्य दिया जाएगा, कार्य करवाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, तो कम से कम इतनी मजदूरी उसका फिक्स होना चाहिए कि वह जो है सो आराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी कारण आप देखते होंगे 320 रुपए के आसपास या 360-75 रुपए के आसपास जो है सो मनरेगा में प्रदान किया जाता है। और कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए आराम से उनको जो है सो पैसा मुहैया करा सकती है सरकार, कर्ज वगैरह दे सकती है, ठीक है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, सभी व्यक्ति को समान नागरिक जो है अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 45 अभी हमने आपको बताया कि जब 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, इसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बातें थी उसको उठा करके डाल दिया गया था, 21 के ए बना दिया गया था एक आर्टिकल। तो यहाँ जगह जो खाली हो गया इसमें हमने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराया है। अगला है आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षा सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है आर्टिकल 46 करता है, यानी कि स्पेशल अनुसूचित और जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा सुरक्षा जो है प्रदान करने का काम करती है ये। आर्टिकल 47 मद्य निषेध पोषाहार और स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं बिहार में जो है सो शराबबंदी लागू है, शराबबंदी कानून जो है लागू है, वह इसी आधार पर यानी कि आर्टिकल 47 का ही प्रयोग करके सरकारें जो है किसी भी राज्य की सरकारें अपने राज्य में शराबबंदी की घोषणा करती है। पोषाहार जो है सो भोजन मुहैया कराया जाएगा, स्वास्थ्य का। अब देखिए शराबबंदी कर देने के पीछे ऐसा नहीं कि शराबबंदी कर देने से लोगों का शराब छूट जाएगा, एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लत लग चुकी है और आदी हो चुके होते हैं, ठीक है। तो जब आदी हो चुके होते हैं तो उनके स्वास्थ्य की देखरेख यानी कि उनका इलाज बाद में होना जरूरी है, तब जाकर उस लत से उनको छुटकारा मिलेगा। और पोषाहार दारू छोड़ दिया है तो उसको भोजन वगैरह भी जो है व्यवस्था करवाने की बात कही गई है। अगला 48 है यह कृषि पशुपालन और दुधारू पशु, कृषि पशुपालन यानी कि खेती बाड़ी के ऊपर फोकस करता है। अगला है आर्टिकल 48 का ए पर्यावरण संरक्षण, जो पर्यावरण संरक्षण आप देखते होंगे राज्य सरकारें केंद्र सरकारें बार बार जो है सो पर्यावरण के ऊपर फोकस करती है, प्रदूषण को खत्म करने की बात कहती है, तो ये पर्यावरण संरक्षण वगैरह के ऊपर फोकस करने का के बारे में आर्टिकल 48 का ए बताता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और उसके स्थान का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे मानिए पुराने जमाने में बने हुए हैं ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, आपका जो है सो
अशोक द्वारा बनवाया गया बहुत सारा स्तंभ हो गया, उन सबों की सुरक्षा और देखरेख करने का जो है कार्य राज्य सरकार की है। ये 48 के तहत आती है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन दोनों को समान अधिकार और अलग अलग अधिकार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि दोनों में कभी भी ऐसा ना हो कि दोनों मिलजुल करके गलत काम करने लगे। तो जब ये गलत करेगा ये विरोध करेगी, ये विरोध करेगा ये विरोध करेगी, दोनों को एक तरह का अधिकार दिया गया है। यानी कि नहीं, समझ लीजिए कि एक जंगल में दो शेर डाल दिए गए हैं, अब तुम गलती करो तो तुम पे हम उंगली उठाएंगे। दोनों एक दूसरे को देख करके अच्छा करने का कोशिश करते हैं। और आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है तो कार्य करना है हमको। देश के साथ जो अच्छे रिलेशन बनाने हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना है, इन सब दशा में जो है हमको कार्य करने की सलाह दी जाती है। किसके द्वारा? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, हमें लगता है कि आपको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टोटल मैंने पीसीएस लेवल के लिए पढ़ाया है। चलिए एक बार आपको मैं नजर दौड़ा देता हूँ। अगर जो लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होंगे उन लोगों को इसमें से क्या क्या कौन कौन सा आर्टिकल ध्यान रखना है ये आप देख लीजिए एक बार। तो आप जो है ये 51 ध्यान रख लीजिएगा, 50 ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद आ जाइए आप उसके बाद आप 40 ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद 49 ध्यान रख लीजिएगा और 49 ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बस यही 3 आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो जनरल कॉम्पिटिशन वालों से सवाल पूछे जाते हैं। इसी सवालों को सब पढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं जॉब तो। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने बातें बताई हैं, इन बातों को निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन बातों को ध्यान नहीं रखिएगा तो ये किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन वाले हैं या पीसीएस वाले हैं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए ये टॉपिक आपका जो है यहाँ पे क्लियर